सबसे पहले तो जो रात भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमले हुए हैं और बहुत नुकसान भी हमने देखा है वो हुआ, लेकिन पहली बार बाकी जो अरब कंट्रीज़ के साथ वो सीरिया पे हमला, शाम पर हमला हुआ। और ईरान तो ये दावा कर रहा है कि 100% जो हैं सोल्जर्स अमेरिकन उनका हलाकत हुई है, लेकिन अमेरिका इसको डिनाई कर रहा है। तो जवाबी हमले भी ईरान पर हुए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हुए, वहाँ भी तकरीबन 38 के करीब लोग जो हैं उनकी ख़बर भी सामने आ रही है शहादतों की। असल इस वक्त ख़बर क्या है कि वहाँ सिचुएशन रात से लेके अब तक क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, हालात कशीदा है। ये कहना कि हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा। गुज़श्ता रात अमेरिका ने तकरीबन 100 से ज़ायद अहदाफ़ को निशाना बनाया। ईरान ने उसके जवाब में निशानाबाजी की। और सीरिया के अंदर आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि पहली मरतबा ईरान ने पहली मरतबा सीरिया को अटैक किया। तो वो एक मैसेज उन्होंने बड़ी क्लियर कट टर्म्स के अंदर कम्युनिकेट कर दिया कि अगर अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस के लिए उनको एक पॉइंट के ऊपर अपनी ही जगहों के ऊपर, सीरिया जो कॉलोनी इस तरह कंसिडर किया जाता था, तो उससे भी वो घबराएंगे नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अमेरिका के जो अटैक्स हैं वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर आप मैप देखें, केशिम आइलैंड, अबू मूसा, बुशैर और डिफरेंट जगहों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहे हैं। कल उन्होंने बंदर अब्बास के ऊपर अटैक किया। आज पीट हेग्सेथ जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर जंग हैं रादर, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ट्वीट की और वो तस्वीर पोस्ट की कि जो वॉच टावर था चाबहार पोर्ट का वो डिस्ट्रॉयड था। चाबहार में भी उन्होंने हमले किए। तो दोनों साइड पे इस टाइम पे कशीदगी चल रही है। फुल ब्लोन एस्केलेशन नहीं, फुल ब्लोन एस्केलेशन इसलिए कि नहीं कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये साउथ ऑफ ईरान में हो रहे हैं और एक लिमिटेड स्केल के ऊपर हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। जवाब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ कार्रवाइयाँ ईरान करता है, कुछ कार्रवाइयाँ अमेरिका जवाब में करता है, या कुछ कार्रवाइयाँ ईरान अमेरिका के जवाब में करता है। तो लिमिटेड स्केल कन्फ्रंटेशन चल रही है। फुल ब्लोन एस्केलेशन अगर सिल्वर लाइनिंग है तो फुल ब्लोन एस्केलेशन अभी तक कम अज़ कम हमें नज़र नहीं आई। सही। अच्छा, एक चीज़ जो है कि कतर पर भी अटैक भी हुआ। कतर पहले मीडिएशन से पीछे हटा, रात को फिर दोबारा से मीडिएशन में। पाकिस्तान तो मुसलसल उस कोशिशों में है। इस वक्त मीडिएशन का स्टेटस क्या है? चाहे वो पाकिस्तान है, कतर है, कोई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है? इस वक्त बिल्कुल स्टक है? नहीं, स्टक तो बिल्कुल नहीं है, बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की तवस्सुत से चल रही है और कतर की फैसिलिटेशन से चल रही है। पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस में एक वाहिद सालिस जिसे कहेंगे, एक ट्रू सालिस है। और आज भी पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान की आला सतही मिलिट्री क़यादत और जो हुकूमती क़यादत है वो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि जो मुलाकातें चल रही हैं जिसमें हम अमूमन देखते हैं कि एक से दूसरे मुल्क का नाम आता है और पाकिस्तान का नाम नहीं आता, वो बाय डिज़ाइन पाकिस्तान का नाम नहीं आता। अच्छा। पाकिस्तानी क़यादत, सीनियर क़यादत उन मुलाकातों के अंदर भी मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि पिछले हफ्ते होने वाली जो ओमान में मुलाकात थी उसमें भी पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। जो ओमान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एक प्रपोजल को फ्लोट किया गया था। इस वक्त भी मैसेजेस एक्सचेंज चल रहा है। अगर फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे अगर पहले 10 मैसेजेस एक्सचेंज होते थे 24 घंटे में, तो अब वो 2 के ऊपर आ गए। लेकिन मैसेजेस चल रहे हैं क्योंकि एस्केलेशन लैडर दोनों ने लिया हुआ है। उनको लगता है कि जी लॉजिक ऑफ एस्केलेशन प्रिवेल कर रही है। पाकिस्तान का ये कहना है कि जी जब आप थक जाएं लड़ाई से और बात करने का जब आपका दिल करेगा तो इस्लामाबाद MOU जो है वो उसकी बेस होगा और उसको गाइडिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या गाइडिंग प्रिंसिपल वो पाकिस्तान कतर का बर्गन स्टॉक वाला जॉइंट स्टेटमेंट होगा। और उसी के पर्सपेक्टिव में मामला स्लोली ही सही, बहुत स्लोली लेकिन आगे चल रहा है। लेकिन डी एस्केलेशन हो तो फिर मामला आगे बढ़े। लेकिन सागडार की जो चाइनी है फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ मुलाकात हुई तो क्या बातचीत उनकी आपस में हुई है? तो इसी हवाले से मीडिएशन में क्या उसमें अपडेट? देखिए, पाकिस्तान और चीन का जानिब से एक 5 पॉइंटर प्लान ऑलरेडी दिया गया था और वो 5 पॉइंटर प्लान 30 अप्रैल को दिया गया था। अगर आपको याद हो तो वो 30 मार्च को इनफैक्ट दिया गया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वांग यी, क्योंकि चीन एक लेवरेज इंजॉय करता है ईरान में भी और चीन अमेरिका के साथ भी एक लेवरेज इंजॉय करता है, तो इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर मीडिएशन के ऊपर दोबारा जोर दिया गया। आगे क्रिटिकल क्रूशल टाइम्स आ रहे हैं। आगे SCO का इजलास है, अगले हफ्ते में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो है मुलाकात होगी, बिश्केक में मुलाकात होगी शांघाई ताउन तंजीम के इजलास के साइडलाइंस पर। तो दोबारा रिन्यूड फोकस आएगा कि जी बैठ कर बातचीत के अमल को दोबारा से आगे ले। और
मैं आपको यह भी बताना चलूँ कि जब भी बातचीत रिज्यूम होगी, बातचीत इस्लामाबाद से ही रिज्यूम होगी। उसके बाद अगर कहीं और जाती है, बर्गनस्टॉक जाती है, जिनीवा जाती है, दोहा जाती है, वो मैटर ऑफ डिटेल है। बातचीत शुरू करने का जो इनिशिएशन पॉइंट होगा वो दोबारा से इस्लामाबाद में ही होगा। अच्छा, एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई थी टॉप साइड की कि JD वैंस को ये बताया गया ईरानियन की जानिब से कि जो इस सारे अमल को सबोताज करने में उसमें विटकॉफ और कुशनर दोनों शामिल हैं और वो उनके मकासद हैं। ऐसी खबर का इस सूरत हाल में सामने आना कितना मानी खेज़ है? देखिए, आपको याद होगा कि ईरान ने जून के महीने में जून के 8 या 9 तारीख को एक डिमांड डाली थी कि अमेरिका ने जितने बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स लिए हैं ट्रेड मार्केट से, उसका 50% गोया 4.5 बिलियन वो ईरान को दिया जाए। और ये इसलिए डिमांड आई थी कि ईरान का ये मानना है कि विटकॉफ और कुशनर, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ देयर एक्सेस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, जिसके ज़रिए मार्केट में सट्टा होता है, उससे पैसे बनते हैं और इसलिए उसका 50% ईरान को जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू था और इसको रेस किया गया, टाइम एंड अगेन इसको रेस किया गया, लेकिन उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेगोशिएशन, जो बड़ा मसला है इन दोनों की प्रेजेंस से, जो अब तक हमें समझ में आया है कि ईरान कहता है कि मीडिया लीक्स जो हो रही हैं उसको रोका जाए। और मीडिया लीक्स खासतौर पे जो इजरायली मीडिया लीक्स के जरिए या एक्सियोस के ऊपर कभी लीक हो जाती है, ज़्यादातर इजरायली में, वो कहते हैं कि इस प्रोसेस को सबटाच करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अभी जब मैं ईरान में मौजूद थे, हम एशिया वन के लिए रिपोर्ट भी कर रहे थे, वहाँ से ईरानी आवाम में ये गुस्सा पाया जाता है, यहाँ तक कि हाथ मिलाने पर भी गुस्सा पाया जाता है अमरीकियों से, कि उनको ये लगता है कि वो ये सतह, किसी सतह पर वो ये जंग जीत रहे थे। तो उनका ये मानना है कि अगर उनकी क़यादत ऐसे लोगों के साथ बैठे जो कि 2400 के करीब शहादतों में इन्वॉल्व हैं और उनके लेट सुप्रीम लीडर की शहादत में भी इन्वॉल्व हैं, तो डोमेस्टिक ऑडियंस को किस तरह हैंडल किया जाएगा वो मसला सही है। लेकिन इस खबर की तरदीद JD वैंस कर रहे थे कि ऐसी कोई मुझे चीज़ उन्होंने नहीं दी, लेकिन JD वैंस ने एक चीज़ की कि इसराइल में कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जो इस अमल को सबोताज कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से बात इसराइल वाली बात तो बहुत दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जितना इनस्टेबल इसराइल चाहता है इस पूरी नेगोशिएशंस को लेके, और बीच में खबर आई कि नेतन्याहू दोबारा वाशिंगटन जा रहे हैं, और जिस तरह से कैलकुलेटेड लीक्स आई हैं उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, और वही बात है कि भले स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहाँ से लिफ्ट कर दी गई होगी टेल अवीव में, लेकिन उसके बावजूद भी नेतन्याहू गवर्नमेंट को या नेतन्याहू को एक जंग चाहिए, एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो फिर उनका तख्ता उलट सकता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है, करप्शन इन्वेस्टिगेशन, वो खुलेंगी। 7 अक्टूबर के जो इवेंट्स हुए थे वो खुलेंगे, और उसके बाद उनके लिए सर्वाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अनस साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान की तो कोशिश नाज़रीन यही है, हमें अमन और ख़ास तौर पर इस खत्ते के अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए, लेकिन इस वक्त जो जंग की सिचुएशन है वो ज़्यादा बढ़ती